उसको चुनाव के तहत हासिल किया और दूसरे वोट से सवर्णों को चुनने का भी अधिकार अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को होना चाहिए। इस बात को भी बाबा साहब अम्बेडकर ने मान्य किया। अंग्रेज लोगों ने उस बात को माना, मगर कोई भी सवर्ण जाति का आदमी SC ST के व्यक्ति को वोट नहीं, सवर्ण को दे सकता है, 2 बार वोट देगा। पहले वोट से आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बाबा साहब अम्बेडकर की बात मान ली जाती तो आज क्या होता, आज 2016 में क्या होता, 2014 का चुनाव हुआ क्या होता दोस्तों। जो 131 मेंबर पार्लियामेंट संसद में चुन के भेजे हैं आप लोगों ने, SC ST के लोगों ने पूरे भारत से 131 मेंबर पार्लियामेंट समाज के वास्तविक प्रतिनिधि होते। वास्तविक प्रतिनिधि एक शब्द है, रियल रिप्रेजेंटेटिव, मगर आज जो चुन के जाते हैं वो नॉमिनेटेड प्रतिनिधि होते हैं, नामित। ब्राह्मणों की पार्टियां उनको नॉमिनेट करती हैं। किसको नॉमिनेट करती है? जो समाज के लिए सबसे बड़ा गद्दार है, सबसे ज्यादा एजेंटगिरी करने का काम करता है, सबसे ज्यादा समाज को धोखेबाजी करने का काम करता है। उस गद्दारों का, धोखेबाजों का कंपटीशन कराते हैं शासक जाति के लोग, और उस कंपटीशन में जो सबसे अव्वल दर्जे पे आता है, ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस और भाजपा के लोग टिकट देने का काम करते हैं। जो सबसे अव्वल दर्जे का होता है, दलालीगिरी में समाज को बेचने का काम करता है, हमारे महिलाओं का सौदा करवाने का काम करता है, ऐसे दलाल और भड़वे को कांग्रेस और बीजेपी के लोग टिकट देते हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा पहले वोट से हमारे वास्तविक प्रतिनिधि वहां पहले चुन के भेजते तो 131 मेंबर पार्लियामेंट आपके लड़ाकू प्रत्याशी वहां पहुंच जाते। और दूसरे बार जब वोटिंग होती तो दूसरे वोट से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी आपके आगे आगे पांव पकड़ते, फिर आप लोग उनसे आंख लपेट करके, आंखों में आंख डाल करके वादा करते, मतलब सौदा करते उनसे, आपको वोट क्यों दे, किस आधार पर दे, क्या आप हमारा ये काम करोगे, आप ही को हम क्यों दिया जाए, आप ही को हम चुन के क्यों भेजे, हम OBC के व्यक्ति को चुन के भेजेंगे जो हमारा सहोदर भाई हो सकता है, तुम तो विदेशी हो, हम तुमको चुन के क्यों भेजे। OBC हमारा बड़ा भाई है, 52% संख्या है, हमने पहले वोट से SC ST के लोगों को चुन के भेज दिया है, दूसरे वोट से हम OBC को भेजेंगे। वास्तविक चेहरा आज की तारीख में दोस्तों वो सही होता और पूरे भारत की संसद पर, सारे राज्यों के अंदर में इस देश के मूल निवासियों का राज स्थापित होता। मगर ये अधिकार आपको ना मिले, उसके लिए गांधी जी ने अपने प्राणों की आहुति दी, जान की बाजी लगाई और कहा इन अछूतों को अगर आप अलग से मताधिकार का उपयोग, ये जो कम्युनल अवार्ड लागू करोगे तो मैं भारत में अपनी जान दे दूंगा, जान की बाजी लगा दूंगा, जिसकी वजह से 17 अगस्त को जो हमको अधिकार मिले, हमको जो आजादी मिली, वो आजादी छीनने का काम, हमारे अधिकारों के बलि देने का काम गांधी जी ने 17 अगस्त के बाद में 24 सितंबर आता है दोस्तों, 1 महीने 5 दिन के बाद में गांधी जी ने पूरे देश के अंदर में अनशन किया, आमरण अनशन किया और मरने के कगार पर था। फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर उसकी बात को नहीं मान रहे थे। उसकी बीवी कस्तूरबा जब उनके पास में झोली फैला के जाती है कि मेरे पति के प्राणों की मुझे भीख दे दो, बाबा साहब आप तो दयालु हैं, मगर फिर भी बाबा साहब जिंदगी और मौत का सवाल है। वो देख रहे थे आज के समय में हमारे समाज के लोग कैसे सौदा कर रहे हैं, इस वजह से उसकी किसी बात को नहीं माना। उसके बाद में सवर्णों ने, ब्राह्मणों ने, बनियों ने उस समय क्या किया दोस्तों, हमारे जो अनुसूचित जाति के मोहल्ले जो बस्तियां थी, उन
बस्तियों में जाकर के आग लगाने का काम किया, जलाने का काम किया और एक अफवाह फैला। साहब अम्बेडकर जिन लोगों के लिए जिद किए हुए हैं, अगर उन लोगों को ही नहीं रहने दिया जाएगा, उनको जला दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, तो ऐसे अधिकारों को लेकर के क्या करेंगे। हमारे लोगों की मानसिकता भी बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में बना दी, तो हमारे लोग भी उनके उसमें बहने लगे और बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर में दबाव बनाने लगे। आखिरकार हुआ ये दोस्तों कि 24 सितंबर 1932 को जो हमारी आजादी का अधिकार था वो गांधी जी ने छीन लिया। छीनने की वजह से क्या हुआ, 1942 तक 10 साल के अंदर में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा किया। राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने के बाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन वो चला रहे थे। 19, 20, 21 जुलाई 1942 को इतनी ताकत निर्माण कर दी थी कि जो पूरा पैक्ट हुआ था उन्होंने खड़ी की थी। शाम करते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर को 19 जुलाई की शाम को एक टेलीग्राम भेजते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आप फौरन आकर के हमसे मिलो। उन्होंने कहा, टेलीग्राम का जवाब दिया, मैं 2 दिन अधिवेशन समाप्त करने के बाद में आपसे मिलता हूं माय लॉर्ड। बोले कि नहीं, आपको बीच में आकर के मिलना होगा। 20 जुलाई को 1942 में बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों से मिलते हैं। अंग्रेजों ने उस समय बाबा साहब अम्बेडकर को 4 मंत्रालयों का प्रभार दिया। वो 4 मिनिस्ट्री जो आज मोदी मंत्रिमंडल में अलग अलग 4 कैबिनेट के मंत्री होते हैं, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर अकेले बाबा साहब को 4 मंत्रियों का प्रभार दिया, 4 कैबिनेट का मिनिस्टर बनाया। पहले नंबर का CPWD विभाग, भारत में जितनी भी सड़कों का निर्माण भाइयों, आपका सिंचाई विभाग, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसका मिनिस्टर बनाया। तीसरे नंबर का डिपार्टमेंट था पावर कॉर्पोरेशन, ये बिजली विभाग। रिहंद बांध से लेकर के सारी परियोजनाओं को बाबा साहब अम्बेडकर ने तैयार किया, कार्यान्वित किया। जो आज की तारीख में पूरे भारत में और बिजली पैदा हो रही है, वो सारी योजना पर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्लानिंग बनाई थी। जो मोदी जी कल परसों मुरादाबाद की रैली में कहते हैं, हमने लाल किले की प्राचीर से ये ऐलान किया था, हम भारत में 20 लाख गांव में बिजली पहुंचाएंगे, उत्तर प्रदेश के 1000 गांव में पहुंचाएंगे। ये वो सारे लेबर लॉज बनाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। चाहे चपरासी है या क्लास 1 अफसर है, 8 घंटे ड्यूटी होगी, किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं 8 घंटे, मजदूरों के मसीहा के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर उभरे। 4 मिनिस्ट्रियां उस समय बाबा साहब अम्बेडकर को अंग्रेजों ने दी, जिसके विरोध में 20 जुलाई के बाद में 9 अगस्त आता है। 10 दिन इधर होते हैं, 9 दिन 19 दिन के बाद में ही दोस्तों गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया। करो या मरो, कुछ भी करो। अभी सारे धैर्य टूटने का सारा हालत खराब हो गई है। जब तक अंग्रेज भारत में रहेंगे तब तक इन अछूतों को, इन गुलामों को अधिकार देते रहेंगे। अंग्रेजों को भारत से भगाना होगा और भगाने के लिए दोस्तों उन्होंने सारी तैयारी की। जिस मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में हमारे बच्चों को 26 जनवरी को, 15 अगस्त को किताबों में गीत मालाएं लिख करके पढ़ाया जाता है कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, न ढाल उठाई न तलवार चलाई और देश को आजादी दिलाई। जो हमारे बच्चों को गाना गवाया जाता है, जो अहिंसा का पुजारी कहलाने वाला व्यक्ति है गांधी जी, वो गांधी जी ने इस देश में डू और डाई का नारा दिया। जिंदगी भर अहिंसा 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 की बात करते रहे और आखिरकार दोस्तों जैसे ही हम अछूतों को अधिकार मिला, डू और डाई का नारा दिया। इस देश के अंदर में इतनी भयानक हिंसा हुई, अनुसूचित जाति जनजाति बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को कुचल दिया गया, मार दिया गया, हिंसा किया गया। और हिंसा की वजह से उस समय यहाँ का जो लॉर्ड था, जो अंग्रेज अफसर था सबसे बड़ा, उसने इंग्लैंड की रानी को पत्र लिखा और पत्र लिख करके कहा, हम भारत से जितना भी रेवेन्यू प्राप्त करते हैं, जितना भी कर इकट्ठा करते हैं, यहाँ की जनता के विद्रोह को रोकने के लिए वो पर्याप्त नहीं है।
यहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए समस्या खड़ी हो रही है। आप इंग्लैंड से लॉ एंड ऑर्डर को, कानून व्यवस्था लागू करने के लिए पैसा भेजना होगा। तो उस समय वहां से ऐलान किया गया, जिस भारत को हम लोगों ने कुछ कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए, कुछ आमदनी प्राप्त करने के लिए रखा है, अगर हमको उसको चलाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अगर इंग्लैंड से ही पैसा भेजना पड़े, तो ऐसे भारत को हमको गुलाम रखने की जरूरत नहीं है। हम जल्द ही इसको आजाद करने वाले हैं। ये पूरी तरीके से अधिकृत डिक्लेरेशन अंग्रेजों ने कर दिया, जो बाबा साहब अम्बेडकर के फेवर में था। डिक्लेरेशन के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर का कारवां बढ़ता ही जा रहा था। पूरे देशव्यापी संगठन उन्होंने, कश्मीर से कन्याकुमारी, बंगाल से लेकर के गुजरात, राजस्थान, सारे देशव्यापी संगठन खड़ा कर लिया। और इसका परिणाम यह हुआ दोस्तों, जो आंदोलन बढ़ रहा था, बाबा साहब अम्बेडकर अपने डेली सभाएं ले रहे थे, डेली जन समर्थन मिल रहा था। लास्ट में क्या होता है, गांधी नेहरू को लगता है कि भाई इसका तो कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। मगर अंग्रेजों ने एक घोषणा किया था, एक अधिकृत पॉलिसी थी, हम भारत को छोड़ के जाएंगे तो जरूर, मगर जाने से पहले तुम जो 3 पार्टी के लोग हो, बड़ी बड़ी पार्टियां आप लोग देश में संगठन चला रहे हो, पार्टियां चला रहे हो, उसमें शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का नेतृत्व, अछूतों का नेतृत्व बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे हैं। मुसलमानों का नेतृत्व मुस्लिम लीग के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, और गांधी जी ब्राह्मणों का नेतृत्व कर रहे थे कांग्रेस के नेतृत्व में। जैसे ही वो नेतृत्व कर रहे थे, 3 बड़ी बड़ी पार्टियां थी, अंग्रेजों ने कहा कि आप तीनों लोग आपस में नेशनल कंसेंसस बनाओ, आपसी सहमति बनाओ, कोई संविधान तैयार करो मिलजुल करके। अगर आप ऐसा करते हो और हमारे सुपुर्द करते हो, हमें दिखाते हो, तो ही हम इस देश को छोड़ के जाने वाले हैं। आपको आपस में लड़ते हुए हम छोड़ करके जाने वाले नहीं हैं। ये समस्या नेहरू जी के सामने, गांधी जी के सामने थी, और जब ये समस्या उनके सामने आई तो एक संकट खड़ा हो गया। उन्होंने कहा अब क्या करें, अभी मैं प्रधानमंत्री कैसे बनूंगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से डिक्लेरेशन था उस समय कि जो भी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वही प्रधानमंत्री होगा। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर को उस बढ़ते हुए कारवां को रोकने के लिए, बाबा साहब को एंगेज करने के लिए उन्होंने संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया कि इनको एंगेज कर दो, जो डेली सभाएं ले रहे हैं, अगर इनको ही रोक दिया जाएगा तो ये सभाएं कैसे ले पाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के बहुत बड़े महापंडित थे, इस वजह से उनको संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई। ऐसा नहीं था, कांग्रेस ने हमारे कारवां को बढ़ते हुए जो चल रहा था उसको रोकने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को एंगेज कर दिया। उससे भी गांधी जी ने जो सहमति जताई थी, और नेहरू ने कहा कि इससे तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने लोगों के लिए सारा अधिकार लिख लेंगे। तो गांधी जी ने कहा लिखने दो, आखिरकार प्रधानमंत्री तो आप ही होंगे अंग्रेजों के जाने के बाद, कितना लागू करना है कितना नहीं करना है देख लेंगे बाद में। साथियों, वही हुआ, संविधान पर आज तक अमल नहीं हुआ। और 1949 में, उससे पहले ही 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को इस देश में अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया। अंतरिम सरकार का जैसे ही प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया, तो बगैर चुनाव के जैसे ही जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। आखिर उन्होंने क्या किया उस समय तक दोस्तों, आप लोग क्रिकेट का मैच देखते हैं, हर खिलाड़ी अपने अपने तरीके से, जो कप्तान होता है वो अपने अपने तरीके से पूरे फील्ड के अंदर में फील्डिंग सेट करता है, सारे खिलाड़ियों को अपना वहां पर नक्के पे कहां लगाना है वो सारा सेटिंग करता है। वही काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। सारे देश के उस समय जितने भी राज्य थे, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री उन्होंने ब्राह्मणों को बनाया। सारे राज्यों के राज्यपाल
अपनी जाति के व्यक्तियों को बनाया। कमांडर इन चीफ, तीनों सेनाओं के, जल थल वायु सेना के कमांडर इन चीफ अपनी जाति बिरादरी के लोगों को बनाया। और इस तरीके से पूरे देश के अंदर में, जैसे कि आजादी के लिए सबसे बड़ा सूरमा वही लड़ रहे हो, हमारे SC ST OBC के लोग कोई सहयोग ही नहीं कर रहे हो, सारी जगह अपनी फील्डिंग सेट किया। और फील्डिंग सेट करने के बाद में यहां तक कि दोस्तों 1949 में बाबा साहब अम्बेडकर 1948 में एक बात बहुत महत्वपूर्ण कहते हैं। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का अधिवेशन चल रहा था, OBC और शेड्यूल कास्ट के लोगों में आपस में ध्रुवीकरण चल रहा था। उस ध्रुवीकरण को करने के लिए लखनऊ के अंदर में 1948 में बाबा साहब अम्बेडकर जाते हैं और वहां पर उस सभा में बड़ी स्पष्ट तौर पर, जब सभा में बोलने से पहले जाते हैं, उससे पहले OBC के हमारे प्रतिनिधि कुछ लोग मिलने के लिए जाते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर को मिलते हैं। कहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर साहब, जिस तरीके से आप अछूतों का नेतृत्व कर रहे हैं, हम पिछड़ों का नेतृत्व करते हुए भारत में कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा है। ये कांग्रेस के द्वारा जो आंदोलन चल रहा है, इसमें तो केवल हमारा सत्यानाश ही हो रहा है, हमारा कोई नेता नहीं है। हम आपसे विनती करते हैं, आप भी हमारा नेतृत्व करो। तो वो लिखित मेमोरेंडम उस समय हमारे OBC के भाइयों ने जैसे ही उनको सुपुर्द किया, तो बाबा साहब ने कहा, तुम चिंता मत करो, इसका जवाब मैं मंच से देने वाला हूं। अभी बैठिए, अपने सारे लोगों को बिठाइए। और साथियों, बहुत लंबा उन्होंने स्पीच किया, मगर कंक्लूडिंग स्पीच में एक बहुत अहम बात कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर कि जिस दिन अनुसूचित जाति जनजाति के साथ साथ बैकवर्ड क्लासेस के लोग एक साथ इकट्ठा होकर के एक साझा मंच बना करके राजनीति करना शुरू करेंगे, उस दिन मंच पर बैठा गोविंद वल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण मुख्यमंत्री आपके जूतों की फीते खोलने में गौरव महसूस करेंगे। जो कल्पना 1948 में बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था, 1992 आते आते माननीय कांशीराम साहब ने उसको धरातल पे उतार दिया। मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। जो जय श्री राम का नारा देने वाले थे, हवा में उड़ गए। जैसे बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट का आपस में गठबंधन हुआ और ये सारा का सारा कमांड अपने हाथ में माननीय साहब ने लिया। दोस्तों, 92 को देख रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर 1948 में। इतनी बड़ी दूरदृष्टि, जैसे ही SC ST OBC का ध्रुवीकरण करने का काम बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे थे, ये फसाद की जड़ रखने की काम 1949 में बहुत बड़ा नेक काम करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। जो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे, आखिर वो नेक काम क्या था? वो नेक काम था दोस्तों, बाबरी मस्जिद के अंदर में मूर्ति स्थापित करवाने का काम 1949 में। वो फसाद की जड़ शुरुआत करने वाले जवाहरलाल नेहरू जी हैं और उनके उस कारवा को आगे बढ़ाने का काम बाद में उनके पोते इंदिरा गांधी के बेटे ने उस बाबरी मस्जिद में दोबारा से शिलान्यास करवाने का काम पूर्ण बहुमत की सरकार जब बनी, 413 मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस के थे। इंदिरा गांधी को मारे जाने के बाद में उस समय दोबारा से शिलान्यास करवाने का काम वो किया गया राजीव गांधी के कर कमलों से। वो फसाद की जड़ उसके नाना ने रखी थी, उसको आगे बढ़ाने का काम जवाहरलाल नेहरू का काम को आगे बढ़ाने का काम राजीव गांधी ने किया। और उसके बाद में 92 में तो इतना बवाल कर दिया गया कि 92 के अंदर में तो रथ यात्रा लेकर के निकलते हैं, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये दो नेक काम करने का काम उस समय से आज तक वो फसाद की जड़ की शुरुआत करने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया। साथियों, इतना ही नहीं किया, 1951 में बाबा साहब अम्बेडकर कांग्रेस मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हैं और वो तारीख होती है 10 अक्टूबर 1951। उसमें क्या मुद्दे थे आखिरकार, कौन सी वजह थी जिसकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर इस्तीफा देते हैं? 11 बिंदु थे। उन 11 बिंदुओं में दूसरे नंबर का मुद्दा OBC के लिए गठित संविधान के अंदर में आर्टिकल 340 नेहरू जी लागू नहीं करना चाह रहे थे, उसको
आयोग गठित नहीं करना चाह रहे थे, इसके लिए इस्तीफा दिया। और हिंदू कोड बिल को लेकर के जो एक बिंदु 11 में एक हिंदू कोड बिल भी था, इन दोनों बिंदुओं को और 11 बिंदुओं को लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया। दूसरे नंबर का बिंदु पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार दिलाने की वजह थी। साथियों, 10 अक्टूबर को जैसे ही वो इस्तीफा देते हैं, उसके बाद में पंजाब में 19 दिन के बाद में जाते हैं पटियाला शहर में। पंजाब के पटियाला में जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, वर्तमान स्वराज्य तो उन्हीं का राज है, हम तो आज भी उनके गुलाम हैं। इसका मतलब है बाबा साहब अम्बेडकर के स्पष्ट शब्दों में झलक रहा था कि 1947 का आजादी का आंदोलन भारत की समस्त प्रजा की आजादी का आंदोलन था। अगर वो उस 1947 की आजादी को अपनी आजादी मानते तो शायद पटियाला में 29 अक्टूबर 1951 को 19 दिन बाद में ही इस्तीफा देने के बाद इस बात को नहीं कहते कि वर्तमान स्वराज्य तो उन्हीं का राज है, हम तो आज भी उनके गुलाम हैं। मगर आज के पढ़े लिखे हमारे लोग कहते हैं हम तो आजाद हो गए, हम तो आजाद हो गए। मैं पूछना चाहता हूं, जो आजाद लोग हैं जो कहते हैं हम तो आजाद हो गए 1947 को, इस देश में हमारी बहन बेटियों के साथ में सरेआम बलात्कार होता है। आजकल की भी घटना आपके सामने है। और बलात्कार होने के बावजूद भी जो पीड़ित परिवार है, वो जब पुलिस चौकी में थाने में जाता है तो थाने और पुलिस चौकी में उसकी FIR तक नहीं लिखी जाती है। कैसे कह सकते हैं हम लोग आजाद हो गए? FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार कैसे भी तरीके से अगर मिलता है, कैसे भी जानकारी अगर पुलिस प्रशासन को होती है तो स्वतः संज्ञान लेकर के बुला करके उसके घर जा करके उसको FIR लिखनी चाहिए। मगर इस आजाद भारत में आज तक पीड़ित परिवार की FIR नहीं लिखी जाती है। क्या हम लोग आजाद लोग हैं? क्या 15 अगस्त 1947 की आजादी का आंदोलन हमारी सभी की आजादी का आंदोलन था? दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं दोस्तों, भविष्य हमारे भविष्य का फैसला लेने का अधिकार अगर दूसरे लोगों के पास में है तो ये आजादी नहीं है, गुलामी है। इस गुलामी को खत्म करने के लिए हमको आगे आना होगा। और इस तरीके से साथियों, 6 नवंबर को 29 अक्टूबर के बाद में केवल 7 दिन बचता है, 6 नवंबर होता है। मैं तारीखों के साथ में आपके सामने रखना चाहता हूं सारे सबूतों का, जो बाबा साहब अम्बेडकर क्या कर रहे थे उस समय, कौन सी वो वजह थी जिसकी दुश्मनों ने उनकी हत्या की। उन सारे एक बिंदु, तारीख वाइज, आवर टू आवर क्या चल रहा था उस समय। 60 साल से जिस रहस्य पर पर्दा पड़ा हुआ है, किसी ने बोलने की जहमत नहीं उठाई। कांग्रेस के लोगों ने दबाने का प्रयास किया, भाजपा ने दबाने का काम किया, मगर शर्म आती है दोस्तों हमें उन लोगों के ऊपर में जिन लोगों ने इस देश के अंदर में सबसे बड़ा सूबा होने के बाद में 4 बार सरकारें चलाई हो। जिस मसीहा के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर 4 बार सरकार बनाने वाले लोग आज तक उस मसीहा के बारे में रहस्य जानकारी भी देने का काम नहीं किया। उन लोगों को भी सबक सिखाने का समय है। 4 बार बहन जी ने सरकारें बनाई हैं, मगर उस बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को, वो जो रहस्य था DIG सक्सेना कमेटी की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए संसद विधानसभा में बोलने की तो बात छोड़ दीजिए, एक चिट्ठी तक नहीं लिखी, एक चिट्ठी नहीं लिखी कभी। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, इस तरीके से उन गद्दारों से भी हमको सावधान रहना होगा। अपने समाज के लोगों को जो दलदल में फंसे हैं उससे निकालना होगा। अभी केवल इतना ही नहीं, 6 नवंबर को क्या होता है दोस्तों, जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर 51 में इस्तीफा देते हैं, इस्तीफा देने के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर को बिहार के पटना, जो राजधानी है पटना में, RL चंदापुरी जी बुलाते हैं। ओबीसी के सबसे बड़े कद्दावर नेता RL चंदापुरी हुआ करते थे। और उस रैली को जैसे ही वहां संबोधित करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जाते हैं बतौर चीफ गेस्ट, साथियों कांग्रेस के बाबू जगजीवन राम ने बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर, हमारे मसीहा के ऊपर में पत्थरों फेंकवाने का काम किया। वो रैली को बीच
बीच में ही रोक दिया गया और बिजली काट दी गई। जैसे तैसे करके ओबीसी के हमारे नेताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर को बचाने का काम किया और बचा करके बाहों भर के उसको साइड में लेके गए और रैली बीच में ही रोकनी पड़ गई। और रैली रोकने के बाद में 6 नवंबर की उस रैली के बाद में फिर एक और चमत्कार होता है इस देश में दोस्तों। आखिर क्या वजह थी, कौन सी ऐसी बात बाबा साहब अम्बेडकर ने उस पटना की रैली को संबोधित करते हुए कही थी? आखिर वो रहस्य क्या था जिसकी वजह से नेहरू ने जगजीवन राम के गुलाम के द्वारा पत्थर फेंकवाने का काम किया गया? कौन सी वजह है दोस्तों? वो क्या बोला था बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय उस रैली में? मैं बताना चाहता हूं, आज 60 साल के बाद मैं उस रहस्य से पर्दा उठाना चाहता हूं। वो बातें थी दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने रैली को संबोधित करते हुए कहा था, पंडित नेहरू इस देश में लोकतंत्र पर ब्राह्मणों का एकाधिकार करना चाहता है, मगर मैं इसे होने नहीं दूंगा। पंडित नेहरू इस देश में ब्राह्मणों का एकाधिकार करना चाहता है, मगर मैं अपने जीते जी से होने नहीं दूंगा। एक शर्त है, ओबीसी के लोग अगर मेरा साथ देते हैं तो मैं इस देश में आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होता हूं। ओबीसी के भाइयों से अपील की थी, जिसकी वजह से पत्थर फेंकवाने का काम हुआ उस रैली में। मेरे दोस्तों, इसके बाद में 15 नवंबर 6 नवंबर के बाद में 15 नवंबर 1900 क्या बनाता है, SC ST OBC के ध्रुवीकरण को रोकने के लिए नेहरू ने एक चाल चली। और वो चाल क्या थी? 15 नवंबर को दोस्तों जो ध्रुवीकरण अनुसूचित जाति बैकवर्ड क्लास भारत के मूल निवासियों में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा चल रहा था, 15 नवंबर को इस देश में पहला आम चुनाव घोषित कर दिया गया। 1951 में आम चुनाव, लोकसभा का पहला चुनाव नेहरू के द्वारा घोषित किया गया। और चुनाव घोषित होते ही दोस्तों क्या किया नेहरू जी ने? इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। कैसे किया? 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी, एक एक चेहरा चुन चुन करके ब्राह्मणों को चुनवाया, 47% ब्राह्मणों को चुनवा करके भारत की संसद पर कब्जा करवाया। और कब्जा करने के बाद में तब से लेकर के आज तक वो कब्जा है। भारत के अंदर में लोकतंत्र की हत्या करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो मैं इस खुलेआम इस मंच से कहता हूं, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। लोकतंत्र का हत्यारा जिसने लोकतंत्र की हत्या की। लोकतंत्र में संविधान कहता है किसी भी देश में लोक संख्या के अनुपात में पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। संविधान अपने पास में है, देख लो, पढ़ लो। सबसे पहले उस लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की हत्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। जिस डेमोक्रेसी के बारे में ब्राह्मण लोग विदेशों में बताते हैं, शासक जाति के लोग कहते हैं इंडियन डेमोक्रेसी इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। भारत का जो लोकतंत्र है दुनिया के सर्वोत्तम लोकतंत्रों में से एक है। हम ऐसा मानते हैं। 60-70 साल के अंदर में इस देश में अल्पसंख्यक ब्राह्मणों ने पूरे देश के लोकतंत्र को केवल ब्राह्मण तंत्र में स्थापित कर दिया। और ये केवल हम ही नहीं कह रहे हैं, इस बात को पेरियार रामास्वामी नायकर ने कह दिया, पहले ही कह दिया, भारत का संविधान लागू होने से पहले ही, कि कांग्रेस के द्वारा चलाए गए आंदोलन से इस देश में डेमोक्रेसी नहीं ब्राह्मणोक्रेसी आएगी। आ गई। कितने दूरदृष्टा थे हमारे पुरखे जो लड़ाई लड़ रहे थे, मगर उस समय की जो हमारे पूर्वज लड़ाई लड़ रहे थे, आज तक हमारे जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, जो हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनको समझ में नहीं आता। उनको समझ में नहीं आता किसको साथ लेकर के लड़ाई लड़नी चाहिए, किसके विरोध में लड़ाई लड़नी चाहिए। बहुसंख्यक लोग इस देश में गुलाम हैं, अल्पसंख्यक लोग इस देश का मालिक है, जो देश का ही रहने वाला नहीं है। यह भी डिक्लेरेशन कर दिया गया है पूरे देश के अंदर में। माइकल बाम साहब का रिपोर्ट 21 मई 2001 के टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छप के आ गई कि अल्पसंख्यक लोग जो देश के ही रहने वाले लोग नहीं हैं, वो देश के मालिक हैं, जो यहाँ के भूमि पुत्र हैं, वो गुलाम हैं, लाचार हैं। ये सारी की सारी समस्या दोस्तों हमारे सामने है। जैसे ही इन्होंने भारत की संसद पर कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद में दोस्तों 24 जनवरी 1952 को चुनाव का रिजल्ट आया।
24 जनवरी 1952 के चुनाव के रिजल्ट में, उस रिजल्ट को देखते ही बाबा साहब अम्बेडकर ने फैसला लिया। कौन सी तारीख में? 24 जनवरी के बाद में दोस्तों, 5 दिन के बाद में, महज 5 दिन के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं और वो हमारे लोगों को ध्रुवीकरण करने का काम करते हैं, जिसको देख करके नेहरू ने 29 जनवरी 1953 को कालेलकर कमीशन बनाया। कालेलकर कमीशन ओबीसी के लोगों के लिए गठित किया बाबा साहब अम्बेडकर के दबाव में आकर के और ओबीसी नेताओं के दबाव में आकर के। कौन कौन लोग थे उस कालेलकर कमीशन में? दोस्तों, कालेलकर कमीशन के चेयरमैन बालकृष्ण दत्तात्रेय कालेलकर को बनाया गया। शिवदयाल सिंह चौरसिया ओबीसी के व्यक्ति थे, बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत चहेते थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने उसमें रखवाया। उसके बाद में राजेश्वर सिंह पटेल, अब्दुल कयूम अंसारी, लाला जगन्नाथ शामिल थे उस समय। बीच में डेथ हो गई, उनकी जगह पर डॉक्टर अनूप सिंह जी को रखा गया सदस्य के तौर पर। अनुरांशु डे, मन्ना डे वाले जो बंगाली ब्राह्मण हैं, अनुरांशु डे को भी उस कमीशन में रखा गया। इसके अलावा डॉक्टर पीपी शाह वर्तमान में जो अमित शाह है उससे ताल्लुक रखते थे, मतलब उसकी बिरादरी से थे। इसके बाद में गुजरात के भिकाबाई थे। ऐसे 11 लोगों की कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का रिपोर्ट आया दोस्तों 23 मार्च 1955 को। बाबा साहब अम्बेडकर की जो मर्डर मिस्ट्री है बहुत करीब आ रही है। 1955 तक माहौल आ गया है अभी। साथियों, 23 मार्च 1955 को कालेलकर कमीशन का जैसे ही रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट के अगेंस्ट में कालेलकर कमीशन जो उसका दत्तात्रेय बालकृष्ण कमीशन का चेयरमैन थे, ब्राह्मण थे, उस रिपोर्ट के विरोध में ही उन्होंने 31 पेज का हस्तलिखित लेटर लिखवाया गांधी ने, ये जवाहरलाल नेहरू ने। और वो 31 पेज का लेटर लिखवाया कि यद्यपि ये रिपोर्ट का चेयरमैन मैं हूं, मगर मैं अपनी ही रिपोर्ट से सहमत नहीं हूं। इस बात को हवाला देकर के पढ़ लीजिए, सारा कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट है, इंटरनेट पे पड़ी हुई है, किताबें हैं, हिंदी में है, अंग्रेजी में है, गुजराती में है, मराठी में है, जिस भाषा में आप पढ़ना चाहो उसमें पढ़ सकते हो। 31 पेज का लेटर, अपनी ही रिपोर्ट से सहमत नहीं हूं। जैसे ही ये सामने आता है दोस्तों, क्या होता है? नेहरू जी ने कहा जिस कमेटी का चेयरमैन ही अपनी खुद की रिपोर्ट से सहमत नहीं है, ऐसी रिपोर्ट को संसद की पटल पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। और तब से लेकर के आज तक कचड़े की टोकरी में उसको फेंक दिया गया। बाद में उस पर अमल हुआ, वो भी मान्यवर साहब के दबाव की वजह से अमल हुआ। ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस के नेताओं के प्रेशर जब खड़ा हुआ उस पर, उसके बाद में उस पर अमल हुआ। और कालेलकर कमीशन के बाद में एक नया कमीशन बिठाया गया। उस कमीशन का नाम दिया मंडल कमीशन। राजेंद्र सिंह मंडल के बीपी मंडल के द्वारा ओबीसी के लिए दोबारा कमीशन बिठाया गया। साथियों, आखिर क्या था उस कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट में, जिसके विरोध में पंडित नेहरू ने 31 पेज का लेटर लिखवाया उसके चेयरमैन से? ओबीसी के भाइयों को 52% ओबीसी के लोगों को कितना बड़ा नुकसान हुआ बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या की वजह से, आज तक मालूम नहीं है। चलो ठीक है, मैं मानता हूं मेरे ओबीसी जो मेरे बड़े भाई हैं उनको मालूम नहीं है, मगर जो डेली बाबा तेरा मिशन अधूरा ऐसा नारा देने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहते हैं हम ही उनके वंशज हैं, क्या उनको मालूम है? मैं मानता हूं चलो उनको मालूम है, तो फिर बाकी ओबीसी के भाइयों को बताया क्यों नहीं? अगर मालूम है तो क्यों नहीं बताया? क्या बाबा साहब अम्बेडकर से ज्यादा अक्लमंद आप लोग हैं? वो कहते हैं अनुसूचित जाति जनजाति बैकवर्ड क्लासेस के लोग एक साझा मंच बना करके राजनीति करना शुरू करो, ये अल्पसंख्यक लोग आपके जूतों के फीते खोलेंगे, मगर ऐसा नहीं किया। मालूम ही नहीं है उन लोगों को भी। केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद करने में हमारे लोग यकीन रखते हैं।
ना बोलने वाले के पास कुछ होता है, समय बर्बाद करते हैं हमारे लोगों का फालतू में। दोस्तों, ऐसा 70 साल तक हमारा समय बर्बाद हो रहा है, आगे बर्बाद ना हो इसके लिए पूरे समाज के पूरे मंडल से आए हुए सभी प्रतिनिधियों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन बातों को जो आप सुन के जा रहे हो, जो रिकॉर्ड कर रहे हो, घर घर तक पहुंचा दो। मूल निवासियों में अलग जगा दो जागृति का, क्रांति आ जाएगी। क्रांति की पूर्व शर्त क्या है वो मैं बताने वाला हूं। मैं बताना चाहता हूं आखिर क्या था उस रिपोर्ट में। साथियों, पहले नंबर का जिस पर चर्चा नहीं होने दी, पहले नंबर का बिंदु था पिछड़े वर्ग अर्थात ओबीसी की 1951 में जाति आधारित जनगणना करनी चाहिए थी, नहीं की। इसलिए 51 में जनगणना नहीं हुई तो रिपोर्ट ने कहा 1900 आने वाली 61 के अंदर में पिछड़े वर्ग की जनगणना होनी चाहिए मैंडेटरी रूप से। आयोग ने सिफारिश किया। दूसरे नंबर का बिंदु था हिंदू परंपरा के अनुसार जो जातियां शूद्रों में आती हैं उन्हें ओबीसी माना जाए। जो डेली बीजेपी के लोग हिंदू 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 चिल्लाते हैं, कालेलकर कमीशन में ओबीसी के लोग भी उस कमीशन में शामिल थे। शिवदयाल सिंह चौरसिया, पटेल साहब, ये सारे बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे ये बिंदु डालो ये बिंदु उसके अंदर में। उसमें बिंदु था हिंदू परंपरा के अनुसार जो जातियां शूद्रों में आती हैं उन्हें ओबीसी माना जाए। किस आधार पर कह रहे थे? बाबा साहब अम्बेडकर ने ग्रंथ लिखा था हु बरदास शूद्राज। शूद्र कौन है वो खोज करके जो बाबा साहब अम्बेडकर ने निकाली, उसके आधार पर यह बिंदु दूसरे नंबर का उसके अंदर में डाला कि सुबह जो भी जातियां हिंदू परंपरा में जो हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं लोग, जो शूद्र हैं सभी को ओबीसी माना जाए। दूसरे नंबर का बिंदु था। तीसरे नंबर का बिंदु था दोस्तों एससी एसटी वर्ग की महिलाओं और सामान्य महिलाओं को छोड़कर सभी महिलाओं को ओबीसी माना जाए। ओबीसी और एससी एसटी की जो महिलाएं हैं, इन सारी एससी एसटी की काउंटिंग तो पहले से हो रही है, मैंडेटरी थी, इसलिए उसको माइनस कर दिया। सामान्य वर्ग के नाम पर सवर्णों की महिलाओं की भी गिनती हो रही है, उसको माइनस कर दिया। जितनी भी महिलाएं बचती हैं सामान्य और अनुसूचित जाति जनजाति के बाद में, समस्त महिलाओं को ओबीसी माना जाए। कितनी बड़ी सोच थी कालेलकर कमीशन की। और दोस्तों, जैसे ही महिलाओं के लिए भी लड़ाई लड़ने का काम बाबा साहब ने किया, उस कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट में सिफारिश किया। चौथे नंबर का बिंदु है शिक्षा में 70% आरक्षण ओबीसी के विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। 100 में से 70% सबसे बड़ी मेजोरिटी रखने वाला पिछड़ा वर्ग के लिए कालेलकर कमीशन में बाबा साहब अम्बेडकर सिफारिश करवाते हैं और कहते हैं 70% एजुकेशन में अगर हमारे पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी पहुंचते हैं तो जब एजुकेशन में होंगे नौकरियों में तो ऑटोमेटिक ही होंगे। ऑटोमेटिक नौकरी में पढ़े लिखे होंगे तब ना ऊपर नौकरियों में जाएंगे। इस बिंदु को उन्होंने उसके अंदर में डलवाया। 5वें नंबर की सिफारिश थी कालेलकर कमीशन की, पिछड़े वर्ग के लिए केंद्र राज्य और जिला स्तर पर कार्यालय खोला जाए जिससे उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। केंद्र में, राज्य में, जिले में भी होना चाहिए, क्योंकि हमारा बड़ा भाई ओबीसी है, मगर वो उसको तो हिंदू बनाने के नाम पर लगे हुए हैं संघ परिवार के लोग। इसलिए दोस्तों, छठे नंबर का बिंदु रखा उस समय 1955 की रिपोर्ट सबमिट होने के वक्त 55 में कहा ओबीसी के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया जाए। 55 में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान बैकवर्ड क्लासेस के एजुकेशन के लिए, उनके विकास के लिए बजट में प्रावधान किया जाए। यह बात कालेलकर कमीशन ने कही उस समय, दवा में जो बनाया गया था। साथियों, 200 करोड़ तो छोड़ दीजिए, आज का कितना होता है उस समय का 200 करोड़? 2016-17 का बजट जो मोदी गवर्नमेंट ने
प्रस्तुत किया ओबीसी के लिए 0 बजट है। हैरानी होगी आपको जान करके, शून्य बजट, और फिर भी नरेंद्र मोदी कह रहे हैं विकास होगा, विकास होगा। कैसे विकास हो रहा है? लाइन में लग करके हमारे लोग एटीएम की लाइन में लगते हैं, बेचारी महिला दर्द से पीड़ा होकर के वो प्रेग्नेंट होती है, बच्चा को जन्म वहीं दे लेती है। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया, इसका नाम विकास रख दो। लाइन में लग करके वो विकास हो रहा है। 0 बजट, महिला अपने बच्चे को जन्म लाइन में लग करके दे रही है। हो गया विकास नरेंद्र मोदी का। साथियों, 0 बजट रखा है इस साल के बजट में। खाली कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, वैसे ही बस विकास करने से हमारे लोग खुश हो जाते हैं, तो देने की जरूरत क्या है? करो विकास। इस तरीके से दोस्तों ये जो 6 बिंदु हैं, और इसके अलावा आजकल तो आप लोग देख ही रहे हैं फकीरों की रैलियों में 4-4 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्चा हो रहा है। जो लोग कहते हैं हम तो फकीर हैं, छोला उठाएंगे और चल देंगे, मैं कहता हूं मोदी जी, ऐसे फकीर पूरे देश के लोगों को बना दो, जो डेली 10 लाख का सूट पहने और 3 साल के अंदर में 70 करोड़ रुपए अपने ऊपर खर्चा करे कपड़ों के ऊपर में। ऐसे फकीर सारे देश के लोगों को बना दो। 70 करोड़ का बजट है मोदी जी के कपड़ों का 3 साल में, और 10 लाख का सूट आप लोग चर्चा में देख रहे होंगे, और फिर कहते हैं मैं तो फकीर हूं। अजीब बात लगती है दोस्तों इनके करनी और कथनी में। जैसे गांधी जी करते थे, वो हमारे लोगों की रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करना तो दूर की बात है, अपने खुद के सूट बूट भी निकाल के फेंक दिए। लोगों ने सोचा कितना बड़ा महात्मा, एक कपड़ा भी नहीं पहनता है। उसको देख करके लोग कपड़ा पहनना जो हमारे आदिवासी लोग जिनके तन बदन पे कपड़े नहीं है, उन मोहल्लों में जाके अपना ही कपड़ा निकाल के जा रहे हैं। लोग सोच रहे हैं तो महात्मा आदमी है भाई, हमारे पे भी नहीं है तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो अपना आदमी लग रहा है। तो साथियों, इस तरीके से लोग काले धन को वापस लाने की बात करते हैं। मैं कहता हूं ये पीले धन कब लाएंगे? जो पीला धन मंदिरों में जमा हो रहा है, किसका पैसा है वो सारा इस देश के मूल निवासियों का भगवान के नाम पर वो सारा पैसा इकट्ठा करवाया जाता है, और वो भगवान सबका है तो सबके विकास में लगना चाहिए, मगर उस पर केवल अतिक्रमण ब्राह्मणों का है। बहुजन मुक्ति पार्टी की अगर सरकार आएगी, 72 घंटे के अंदर में सारे मंदिरों की संपत्ति को राष्ट्र की संपत्ति घोषित करके देश के विकास में लगाया जाएगा। केवल 72 घंटे के कैबिनेट के फैसले के बाद में ही वो लागू किया जाएगा। एक रात में अगर नोटबंदी का फैसला हो सकता है, तो 72 घंटे कह रहे हम लोग, 72 घंटे में सारे मंदिरों की संपत्ति को राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर देंगे, और ये होना ही है निश्चित तौर पर। दोस्तों साथियों, इस तरीके से गाइडलाइन कमीशन की जो रिपोर्ट 1955 में 23 मार्च को आता है, बाबा साहब अम्बेडकर अपना कार्य शुरू कर देते हैं। क्या काम करते हैं? उस रिपोर्ट के आधार पर जो केवल एक जाति के लोगों का संगठन चला रहे थे, SC/ST का फेडरेशन, बाबा साहब अम्बेडकर उसको विसर्जन करने का फैसला लेते हैं कि अभी केवल SC/ST का लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। अभी केवल SC/ST से इन लोगों से जो कब्जा हो गया है संसद पर, इससे हमारी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। ओबीसी के लोगों को अपने साथ लेना होगा। ये सारे बिंदु जो मैंने आपको बताए, इन सारे बिंदुओं को 55 के बाद में 1956 में 1957 में 52 के बाद 57 आती, 57 का जो दूसरा लोकसभा चुनाव होने वाला था, इन सारे बैकवर्ड क्लासेस के बिंदुओं को बाबा साहब अम्बेडकर एक बैकवर्ड क्लास फ्रंट बनाना चाहते थे। उसकी संकल्पना उन्होंने आरपीआई के रूप में किया, मगर वो संकल्पना केवल अधूरी रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि दोस्तों 56 में ही दुश्मनों ने उनको किनारे लगा दिया। कैसे लगाया दोस्तों, उसका भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। 14 अक्टूबर को 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर भारत को बौद्धमय करने की घोषणा करते हैं।
14 अक्टूबर को जैसे ही उन्होंने बुद्धिज्म की दीक्षा लिया और दीक्षा लेने के बाद में अपने लाखों लोगों को उन्होंने बुद्धिज्म स्वीकार करवाया। दूसरे लोगों पे भी यकीन नहीं था। पहले खुद दीक्षित हुए, दीक्षित होने के बाद में उसके बाद में अपने लोगों को दीक्षित करने का काम किया, किसी से भी नहीं करवाया। 14 अक्टूबर को घोषणा किया गया, वो भी उनकी हत्या का एक बहुत बड़ा कारण था कि मैं आने वाले केवल 2 साल के अंदर में पूरे देश को बौद्ध में बना दूंगा। बहुत बड़ी बात थी वो एक दिन की घोषणा दोस्तों। और उसके अक्टूबर के बाद में 15 अक्टूबर को जब बीबीसी लंदन का इंटरव्यू होता है, एक दिन के बाद में ही, तो बीबीसी लंदन के पत्रकार बाबा साहब अम्बेडकर को पूछते हैं, बाबा साहब क्या आप बुद्धिज्म अपनाने के बाद में जो बुद्धिज्म की घोषणा आपने किया है, अब आप राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, क्या अब आप रोज राजनीति छोड़ रहे हैं? तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, मेरी राजनीति की शुरुआत तो अब से होने वाली है। मैं सिखाऊंगा दुनिया के अंदर में राजनीति क्या होती है। इन ब्राह्मणों को दुनिया के पतल पर जाके नंगा करने का काम करूंगा, जिसने लोकतंत्र पर पूरी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है, यह मैं आने वाले समय में दिखाने वाला हूं। 15 अक्टूबर को बीबीसी लंदन का बाबा साहब अम्बेडकर का इंटरव्यू उनकी जानलेवा साबित हुआ दोस्तों। एक एक कदम फूंक फूंक करके हमारा मसीहा आगे बढ़ा रहा है। सारे देश के वंचितों को, सारे देश के गुलामों को आजाद करने की लड़ाई लड़ रहा है, मगर वो जालिम हर मुद्दे पर हमारे एक एक विचार को काउंटर करने की पूरी पॉलिसी बना रहे हैं, किसी भी पॉलिसी में सफल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा दिमाग हमारे मसीहा का था। वो बीमारी से भी पीड़ित थे। उसके बाद में 4 दिसंबर को काठमांडू में जाते हैं, काठमांडू में विश्व बौद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हैं। वहां पर उनकी जो दूसरी पत्नी थी शारदा कबीर, जिसके बारे में हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने यहाँ पर बताने का काम किया, वो भी साथ में जाती है। बाबा साहब अम्बेडकर क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हर एक की जासूसी की खबर जो वो कर रहे हैं डायरेक्ट नेहरू के पास में जाती थी। और बौद्धमय सम्मेलन में वो शामिल हुई। उस बौद्धमय सम्मेलन के बाद में लौटते वक्त शारदा कबीर से बाबा साहब अम्बेडकर का झगड़ा हुआ, और झगड़े के बाद में उन्होंने ताव में आकर के उससे कहा, मैं तुझे डाइवोर्स देने वाला हूं। और डाइवोर्स के सारे पेपर भी उन्होंने पहले से तैयार करके रखे थे, मगर यह बात उसको नहीं मालूम थी। डाइवोर्स की जैसे ही बात कही, 5 तारीख को वो अपने यहाँ इंडिया पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं। साथियों, दिल्ली आने के बाद में जहां पर अली राजपुर रोड पर उनका आवास था, उस आवास में 5 तारीख की रात होती है। और 5 तारीख की रात में क्या घटना घटित होती है, वो है आज की सारी रैली का कंक्लूजन। ये सारी वजह थी जो बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के वंचितों को, मूल निवासियों को देना चाहते थे, आजाद करना चाहते थे। 5 तारीख की उस रात में क्या होता है दोस्तों, हमारा मसीहा बीमारी से पीड़ित तो थे ही, ट्रेवलिंग था, बहुत सारा ओवरलोड था। रात के 12 बजते हैं। 12 बजने के बाद में 5 तारीख की आज की रात होती है। और उस रात में जो घटना होती है, डॉक्टर प्रोफेसर बिलास खरात ने बहुत बड़ी ये मोटी किताब उनके एक एक रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए लिखी हुई है। कौन कौन लोग शामिल हैं, उनमें से केवल कंक्लूजन के तौर पे मैं बताऊंगा। सबसे बड़ी वो नागिन थी जिसने हमारे मसीहा को डसने का काम किया, वो थी शारदा कबीर ब्राह्मणी। और 12 बजे के बाद में क्या चलता है, उनको इंसुलिन का इंजेक्शन देने की बात थी। इंसुलिन के इंजेक्शन में अगर ज्यादा डोज दे दो, डायबिटिक पेशेंट थे तो आदमी की मौत होती है, थोड़ा कम रह जाए तो भी आदमी की मौत होती है। मगर दोस्तों, उस समय केवल इंसुलिन ही नहीं दिया गया, बल्कि तकिया से गला दबा करके उस मसीहा को मारा गया। और वो काम उस शारदा कबीर ने किया। इस बात को उनके समय के ही हमारे एक बहुत बड़े विद्वान साथी हैं भालचंद्र लोखंडे जी, मंच पर अपनी बात रखते समय फबक फबक के रोने लगे कि मेरा मसीहा चला गया। और सुबह जब नानक चंद्र रत्तू देखते हैं कि अपने टेबल पर बाबा साहब दिखाई नहीं दे रहे हैं,
देर रात को काम समाप्त करने के बाद में जब वो घर में जाते हैं तो उसके बाद जब सुबह उठ के देखते हैं तो देखा तो बाबा साहब तो अभी इकट्ठे नहीं, खड़े नहीं हुए, वो लॉन में टहल रही है आराम से। और रात में ही एक टेलीग्राम जाता है डॉक्टर मालवणकर के पास में, जो ब्राह्मण था, मुंबई में क्लिनिक चलाते थे। उसके बाद में टेलीग्राम में केवल 2 ही वर्ड रिकॉर्ड थे, वो गए केवल 2 वर्ड थे, उसके बाद में तीसरा कोई वर्ड नहीं था। उसके बाद में दोस्तों सवेरे जब नानक चंद रत्तू घर में पहुंचते हैं, देखा बाबा साहब दिखाई नहीं दे रहे। वो उनके कमरे में जाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर कोई हिल डुल नहीं रहे हैं, छाती पटक पटक कर वो रोने लगे, मेरे बाबा करके वो चिल्लाने लगे एकदम से। और उसके बाद में पूरे देश के अंदर में एक शोक की लहर दौड़ गई। शोक की लहर दौड़ने की वजह से जिसको भी मालूम चला दोस्तों, वो सारे के सारे लोग मुंबई की तरफ रुख कर दिए। सारी रेलगाड़ियां, सारी बसें, जिसको जैसे भी सूचना मिली, वो जैसा भी था नंगे पांव, वो सारे के सारे लोग दादर की तरफ चल दिए, जैसे भूखे प्यासे जैसे भी थे। उस तारीख में दोस्तों जो भी वकील साहब ने आपको बताया, उसमें दूसरे दिन का रहस्य होता है, दूसरे दिन की बात होती है। एक तरफ डेड बॉडी रखी हुई है, कुछ लोग कह रहे थे इनको यहीं लगा जाए, कुछ लोग कह रहे थे दिल्ली में नहीं, हम लोग आपको अपने महाराष्ट्र मुंबई में लेके जाएंगे इनकी डेड बॉडी को। उस सारी डेड बॉडी को वहां पहुंचाया गया। डेड बॉडी एक तरफ, लोग तैयारी कर रहे हैं, दर्शन करने वाले लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, सारे देश भर से इकट्ठे हो रहे हैं। मगर वो शारदा कबीर, वो ब्राह्मणी जिद कर रही है कि इनकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार तब होगा जब पहले मुझे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा। आखिरकार वो नागिन जो हमारे बाबा को डसने का काम की, अपनी जिद पर अड़ी रही, और वो जब घोषित हो गई उसके बाद में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। साथियों, इस तरीके से सरेआम तौर पर यह कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों ने हमारे मसीहा को मारने का काम किया। उसमें नेहरू जी शामिल थे, मालवणकर शामिल थे, और बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज लोग उसके अंदर में शामिल थे। इस तरीके से पूरे देश के अंदर में वो माहौल जो था, उसके बाद में दोस्तों आगे की जो प्लानिंग है, वो करना बहुत कुछ चाहते थे हमारे लोगों के लिए, मगर कर नहीं पाए। फिर साथियों, हमारे देश में सबके बाद में भी, सब कुछ होने के बाद में क्रांति क्यों नहीं हो रही है? क्या वजह है आखिर क्रांति नहीं हो रही है? क्रांति की कुछ पूर्व शर्तें होती हैं, और वो पूर्व शर्त है दोस्तों, किसी भी देश की जो बहुसंख्यक प्रजा समस्याग्रस्त हो। क्रांति करने की पूर्व शर्त क्या है? देश की बहुसंख्यक जनता वो जो समस्याग्रस्त हो, प्रजा समस्याग्रस्त हो, तो क्रांति हो सकती है। हमारे देश में बहुसंख्यक प्रजा समस्याग्रस्त है, मगर क्रांति नहीं हो रही है। क्यों? दूसरे नंबर का कारण उसमें लगा हुआ है। बहुसंख्यक प्रजा समस्याओं का एहसास हो, है देश के अंदर में हमारी बहुसंख्यक प्रजा को अपनी समस्याओं का एहसास है, फिर भी क्रांति नहीं हो रही है। डेली लोग मर रहे हैं, डेली पिट रहे हैं, डेली नोटबंदी को लेकर के कितने सारे लोग तबाह हो रहे हैं, उसके बाद में एहसास है, उसके बावजूद भी क्रांति नहीं हो रही है। तीसरे नंबर का क्रांति ना होने का कारण क्या है? समस्या निर्माण करने वाले के विरोध में विद्रोह की मानसिकता सामूहिक रूप से होनी चाहिए। अगर ऐसा उस प्रजा में है तो क्रांति हो सकती है दोस्तों, मगर नहीं हो रहा है। जो समस्या निर्माण करने वाले लोग हैं, सामूहिक रूप से विद्रोह तो है हमारे लोगों में, मगर विद्रोह नहीं है, मगर उनके अंदर में सम्मान है उनके प्रति, इसलिए क्रांति नहीं हो रही है। जिन दुश्मनों ने हमारे सामने समस्याएं पैदा की, वे लोग हमारा समाधान तो करते नहीं है, हमारे लोग भी उनका सम्मान करने का काम करते हैं। अगर ये सम्मान करना जिस दिन आप भूल जाओगे, अपने लोगों को सम्मान देना शुरू कर दोगे, देश में क्रांति हो सकती है। सामूहिक रूप से विद्रोह करने के लिए संगठन होना चाहिए। आपके पास में राष्ट्रव्यापी संगठन का नेतृत्व करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी है। ऐसा नेतृत्व आप लोग स्वीकार कर सकते हैं। दोस्तों, इस देश में हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा क्या करने वाले हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी को आपको क्यों चुनना चाहिए, ये अंतिम संदेश मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। बहुजन मुक्ति पार्टी
भारत के 60-70 साल के इतिहास में एकमात्र पार्टी है जो बातें हम बोल रहे हैं केवल बोलने के लिए, घोषणा करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बल्कि दोस्तों अमल में लाने के लिए कर रहे हैं। और उसका सबूत है बहुजन मुक्ति पार्टी अपना घोषणा पत्र 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख के देने वाली है। एक लीगल डॉक्यूमेंट जनता के आम व्यक्ति के पास में पहुंचाने वाली है। हमारी सरकार आती है तो वो 100 रुपए के स्टाम्प पेपर को आप दिखा के बोल सकते हैं हमारे लोगों से ये वादे किए थे, अगर नहीं करोगे तो भारत के किसी भी न्यायालय में जाकर के आपके खिलाफ मैं कोर्ट केस कर दूंगा। एकलौती एकमात्र पार्टी है जिसका नाम बहुजन मुक्ति पार्टी है, जो अपना चुनावी घोषणा पत्र 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर समाज को लिख के देने वाली है। इतना ही नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश परिवर्तन मोर्चा के लिए, उत्तर प्रदेश परिवर्तन मोर्चा जो बहुजन मुक्ति पार्टी के नेतृत्व में गठित है, 21 पार्टियां हैं। हमारा गठबंधन उन पार्टियों से केवल एक शर्त पर हुआ है, और वो शर्त क्या है? कोई भी पार्टी किसी भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को टिकट नहीं देगी। एक भी पार्टी हमारे गठबंधन में एक भी सवर्ण जाति के व्यक्ति को टिकट नहीं देगी। जो देगी उसका हमारे साथ में कोई रिश्ता नहीं है। इसी शर्त पर हमारा सभी लोगों से एग्रीमेंट हुआ है। पूरे देश में बहुसंख्यक लोगों का हम लोग राज्य स्थापित करना चाहते हैं। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि देश में 3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मणों की 4 पार्टियां 5 पार्टियां हैं। कांग्रेस भी उनकी है, बीजेपी भी उनकी है, सीपीआई भी उनकी है, सीपीआईएम भी उनकी है, अभी तृणमूल कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर ली। 3.5% जाति के शासक वर्ग के लोगों की 4-5 पार्टियां हैं, वो भी नेशनल लेवल की रिकॉग्नाइज्ड, रूलिंग में भी है, अपोजिशन में भी है, और इसके अलावा भी वो सपा के अंदर में भी घुसे हुए हैं, वो बसपा में भी घुसे हुए हैं। हमने सपा और बसपा के लोगों को खुलेआम चुनौती देकर कहा हुआ है। 9 अक्टूबर की रैली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएल मातक साहब ने कहा कि सपा और बसपा के लोग जहां से भी ब्राह्मण ठाकुर बनियों को टिकट देंगे, गारंटी के साथ में उनको हरवाने का काम करेंगे। देखते हैं कैसे चुन के आते हैं, उनको हरवाएंगे गारंटी से। इसका मतलब यह नहीं कि हम दलालों को जितवाएंगे, समाज के साथ सौदेबाजी करने वालों को जितवाएंगे, उनकी भी खैर नहीं है। जो नाम लेते हैं जाति पार्टी का और जाकर के उधर जाके ब्राह्मणों की पार्टियों को समर्थन कर देते हैं, व्यक्तिगत तौर पर नहीं करते। आपका नेता आपको कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को जाके करोड़ों में अरबों में बेच देता है, उनको भी हम बख्शने वाले नहीं है। इतना ही दोस्तों, ये सारे के सारे जो बंदोबस्त हमने किया है परमानेंट अपने समाज की, क्योंकि हमारी लड़ाई केवल इलेक्शन की नहीं है, हमारे लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। आने वाले समय में कितनी भयानक समस्याएं हमारे सामने हैं, इसका अंदाजा शायद हमारे लोगों को नहीं है। ये जो आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है, एक आंदोलन है। इस आंदोलन में आप अपना साथ देंगे, इस उम्मीद के साथ में मैं आगे कुछ नारों के साथ में अपनी बात को आपसे कहना चाहूंगा। जो लोग कहते हैं सर्वजन, मतलब बहुजनों की जब बात थी, बहुजनों के नाम पर इस देश में 21 सांसद के रूप में बच्चे पैदा होते थे, सांसद बनते थे, हाथी बच्चे देता था, सांसद बनाता था। और बहुजन की जब बात होती थी तो 403 विधानसभाओं में से 207 एमएलए के रूप में बच्चे पैदा होते थे। मगर दोस्तों, बहुजनों के नाम पर जो बच्चे सांसद और विधायक के रूप में पैदा होते थे, 2014 आते आते वो हाथी जो बच्चे पैदा करता था वो अभी अंडे दे रहा है। इससे बड़ी हास्यास्पद कोई बात नहीं हो सकती है। 2014 में फिर भी हमारे लोग कहते हैं एक बार और देख लेना चाहिए। एक बार देखने का मामला नहीं है, 5 साल की गुलामी मजबूत करने के लिए अगर आप करना चाहते हो, गुलामी को मजबूत करना चाहते हो, ब्राह्मणों के नियंत्रण में रहना चाहते हो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्योंकि इधर जाते हो तो अटल आडवाणी बंदोबस्त करने के लिए खड़े हैं, इधर जाते हो तो सोनिया बंदोबस्त करने के लिए खड़ी है। पिट पिटा कर अगर आना चाहते हो हमारे लोग, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बहुजन मुक्ति पार्टी ही एकमात्र विकल्प है।
जो अपने इस देश के मूल निवासियों को आजाद कर सकती है और आप लोग उस आजादी में सहयोग कर सकते हैं। सर्वजन एक धोखा है, इनको बदलो मौका है। सर्वजन एक धोखा है, इनको रोको मौका है। बहुजन समाज सच्चा है, अधिकार मिलना पक्का है। जब आएगी बीएमपी की सरकार, प्रत्येक परिवार को मिलेगा 11,000। बहुजन मुक्ति पार्टी की अगर सरकार बनती है तो जैसा सरकार कहती है कि कम से कम डिग्निटी के साथ में जिंदगी जीने के लिए, आत्मसम्मान के साथ में जीवन जीने के लिए कम से कम 13,000 रुपए चपरासी का वेतन उन्होंने फिक्स किया है। अभी तो 17,000 है। हम लोग कहते हैं उसको बेरोजगारी भत्ता के रूप में कम से कम 11,000 रुपए उसको दिया जाएगा। कब तक? जब तक उसके घर में कोई परमानेंट नौकर नहीं हो जाता। और 11,000 भी जो दिया जाएगा उससे भी वो काम उससे लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कांग्रेस कहती है 365 दिन में 100 दिन का रोजगार मिलेगा, तो 265 दिन का घास खाएंगे, सोनिया के हाड़ खाएंगे। 265 दिन क्या मिलेगा उनको? 100 दिन का रोजगार भी मनरेगा के नाम पर मांगे हुए तब मिलेगा। हम लोग उससे कोई एहसान नहीं करेंगे किसी व्यक्ति के ऊपर में। 11,000 रुपए अगर दिया जाएगा बेरोजगारी भत्ता के तौर पर, तो हमारे लोग मेहनत कश मजदूर लोग हैं, वो बेचारे काम करते हैं, उतना सरकार उनसे काम लेगी निश्चित तौर पर। जब आएगी बीएमपी की सरकार, प्रत्येक परिवार को मिलेगा 11,000, बटन दबेगा 4 पाई का, अधिकार मिलेगा पाई पाई का। एक एक पाई पाई का सूद समेत बदला ले लेंगे अगर बहुजन मुक्ति पार्टी की आप लोग सरकार बनाएंगे। साथियों, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। गुलामी को समाप्त करने के लिए, आजादी हासिल करने के लिए आप लोग साथ सहयोग करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ में मैं अपनी बात को यहीं पर रोकता हूं। आपने बड़े धैर्य के साथ में, बड़े ही साहस के साथ में मुझे सुना, इसके लिए मैं हृदय से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए अगर आप बहुजन मुक्ति पार्टी का साथ देते हो, यही बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सही के लिए अगर आप अपनी लड़ाई लड़ते हो तो दोस्तों आपको ये साथ देना होगा। धन्यवाद। जय मूल निवासी। सभी साथियों से अनुरोध है कि वो 2 मिनट के लिए बैठे रहे। हम राष्ट्रीय महासचिव माननीय मानवेंद्र प्रताप सिंह जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारे यहाँ बीच आकर बाबा साहब की हत्या के रहस्य को पर्दाफाश किया। और यहाँ आपको सूचना देनी है, इम्पा जो इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन नाम का एक संगठन है राष्ट्रीय स्तर का, उसका 4था राष्ट्रीय अधिवेशन CSME के पाहुन प्रतीक्षा गेस्ट हाउस के 631 किदवई नगर कानपुर में होगा 25 दिसंबर 2016 सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक। तो मैं सभी आपसे अनुरोध करता हूं कि जो अपने समाज में डॉक्टर हैं वो जरूर इस राष्ट्रीय अधिवेशन में जाएं। दूसरा, जो इम्पा के राष्ट्रीय अधिवेशन के जो कूपन हैं वो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के कार्यकर्ता अगर आए हैं तो वो माननीय सूरजपाल सिंह से लेते हुए जाएं। माननीय सूरजपाल सिंह जी के पास कूपन है, वो इम्पा के कूपन लेकर जाएंगे। इसके साथ जो हमें पार्टी फंड के लिए मेरठ मंडल के लोगों ने पार्टी फंड के लिए कलेक्शन किया है, उसको हम अध्यक्ष जी को देना चाहते हैं। मैं नाम पुकारूंगा, कृपया मंच के नजदीक आ जाएं। माननीय धर्मेंद्र सिंह जी मंडल प्रभारी एवं प्रत्याशी हापुड़ विधानसभा वो आए। भाई समय सिंह जी, नवीन गौतम, ओमवीर सिंह, सोनवीर बौद्ध, डॉक्टर अशोक कुमार, हरीश कुमार जो कि घर से हैं, प्रवीण जाटव, विजय कश्यप,
ये आए और राष्ट्रीय महासचिव महोदय को 20,000 की धनराशि पार्टी फंड में भेंट करेंगे। सभी मंडल के बीएमपी के पदाधिकारी आए और माननीय अध्यक्ष साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें और वीडियो बनाने वाले साथी वीडियो बनाएं। साथियों, ये एक आंदोलन है। आंदोलन के लिए ह्यूमन रिसोर्स, आर्थिक रिसोर्स, बौद्धिक रिसोर्स, सभी चीज की जरूरत होती है। आंदोलन बिना रिसोर्सों के, संसाधनों के नहीं चलता। तो हमारे साथियों ने इस आंदोलन निर्माण निधि के रूप में 20,000 की थैली माननीय प्रमंद प्रताप जी को भेंट की है। और साथियों, इसके साथ साथ तुम इस आजादी के आंदोलन से जुड़ो, उसके लिए मैं 4 लाइनें तुम्हें बोलना चाहता हूँ। वो लाइनें ये है कि जलता छप्पर देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलता छप्पर देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। पीछे पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो यदि अपनी नस्लों को बचाना चाहते हो, अपनी नस्लों के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हो, हजारों हजार साल तक अपनी नस्लों को समस्या से निजात दिलाना चाहते हो, तो आजादी के इस आंदोलन में, मूल निवासी बहुजनों की आजादी के इस आंदोलन में आप तन मन धन से बढ़ चढ़ के हिस्सेदार बनो। इस जिम्मेदारी को कंधों पे लो, वरना दुश्मन तो तुम्हारा इंतजाम में लगा हुआ ही है। और एक बात और तुम्हें बताता हूँ, ये जो दुश्मन लोग हैं जो हमारे संगठनों में आ जाते हैं, ये सांप की तरह होते हैं। जैसे सांप चूहे के बिल में घुस के पहले चूहे को मारता है, उसके बाद उस बिल पे कब्जा करता है। इसी तरह ये जो दुश्मन लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये हमारे संगठनों में आकर हमारा नेतृत्व खत्म कर देते हैं और हमारे संगठनों का नेतृत्व अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर हमारे खिलाफ ही षड्यंत्र रचते हैं। तो मेरा मंडल के सभी पदाधिकारियों से गुजारिश है कि वो 15 मिनट के लिए यही रुके रहे। मंडल के आपकी एक छोटी सी मीटिंग होगी, जिसे मुकेश कुमार एडवोकेट साहब जो पश्चिमांचल प्रभारी हैं, वो संबोधित करेंगे, कुछ आपको आदेश निर्देश देंगे। जो भी बीएमपी के मंडल के अधिकारी पदाधिकारी हैं, वो सभी यही रुक जाएं और आगे आगे बैठ जाएं, यहीं पे सबसे फ्रंट पे। और इन 4 लाइनों के साथ साथियों, ये जनपद बागपत से सोहनवीर बौद्ध बागपत विधानसभा क्रमांक 52 से प्रभारी घोषित किया जाता है और 50 छपरौली से जनपद बागपत से ही श्रीमती सविता वाइफ ऑफ सुरेंद्र पाल सिंह को प्रभारी नियुक्त किया जाता है और जनपद हापुड़, जनपद गाजियाबाद विधानसभा से माननीय मतलूब अहमद जी को शहर विधानसभा क्षेत्र से बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रभारी नियुक्त किया जाता है। साथियों, आप सभी विभिन्न जनपदों से यहाँ आए और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ रैली की समापन की घोषणा की जाती है। थैंक यू। मनोज गवर्नमेंट तब्दील कर दो यहाँ।